वगैरह निकाल रहे थे ना, उसके फॉर्मूला में मैंने हल्का सा चेंज किया क्योंकि मुझे दिखा कि वैल्यू कम आ रही है, तो जो +1 कर रहे थे ना टोटल के बाद, मैंने वो हटा दिया। एंड आफ्टर दैट अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को अभी रन कर रही हूँ तो इट इज रनिंग। तो अगर अभी हम इसको रन करते हैं तो सी व्यू रिकॉर्ड्स बाय पेज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट पेज को कॉल करेगा, और जब फर्स्ट पेज को कॉल करेगा तो उसमें फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है इस तरीके से। तो पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके वैल्यू आ रही है। पेज 2 पे जाएंगे तो पेज 2 के रिकॉर्ड्स आ गए, पेज 3 पे जा रहे हैं तो पेज 3 के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इस तरीके से ये वाला आपका जो कल वाला एग्जाम्पल था ना, ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इसमें एक बार देख लीजिएगा। अब मैम थोड़ा यहाँ इसका पर अब, लॉजिक बता दीजिएगा। हाँ जी, मैम इसके लॉजिक में क्या चेंज हुए थोड़ा सा। ओके, लॉजिक ये देख लीजिए यहाँ से, जो पेजेस वाला ऑप्शन था। अब देखो, जैसे मैंने कल कहा था ना कि इसमें अभी तो हमने इसको मैनुअल सेट कर दिया कि भाई 3 हाइपरलिंक बना दिए, 3 पेज बना दिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल ये ना पता हो कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। हो सकता है 25-30 रिकॉर्ड्स हो लेकिन 3 पेज में पूरे ना आए, 4 रिकॉर्ड्स करके। तो ऐसे केसेस में हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकालने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि टोटल पेजेस कितने बनने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए ना आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को। ऐसा करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेथड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो मेथड्स भी हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। ओके, एक सेकेंड, इसको क्लोज कर देते हैं पहले तो, ठीक है, ताकि हम इससे बाहर आ जाए। एंड आफ्टर दैट हम कहाँ जाएंगे, app.java में, क्योंकि हमने app.java में ही क्या बना रखे थे, अपने मेथड्स बना रखे थे। यहाँ पर ये जो app.java ओपन है, एक सेकेंड, हाँ ये अपलोड वाला वही वेब वाला ही ऑप्शन है, ठीक है, उसकी फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड और बनाएंगे, पब्लिक इंट गेट टोटल रिकॉर्ड्स। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर पाएंगे, ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितने पेज बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बस करना क्या होगा, इसी का एक ऑप्शन यूज करना होगा जिसकी हेल्प से हम इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेशन का ऑब्जेक्ट, ओपन सेशन करके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेरी सेम ही चलेगी, क्वेरी एम्प्लॉय सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, और यहाँ पे लगा दो फ्रॉम एम्प्लॉय। और फिर उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पे क्वेरी का ही मेथड यूज करना है टू गेट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, एक सेकेंड देना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड्स को गेट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ टोटल नाम से, इक्वल्स टू करके हम लोग क्या ले लेंगे, क्वेरी डॉट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो मेथड होगा वो होगा गेट सिंगल रिजल्ट। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों को ये बताता है कि आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। अब देखो, यूजुअली जब हम इसे यूज करते हैं ना, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो लॉन्ग टाइप की करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इंट में पार्स इंट कर सकते हो, तो मैं अभी इंट में ही लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतनी ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इसीलिए ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि जो आंसर आएगा ना वो आएगा लॉन्ग टाइप का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, जैसे अभी आ रहा है आंसर गेट सिंगल रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे भी एक और ऑप्शन का दिख रहा है मुझे, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नहीं लेंगे,
क्योंकि ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेट करता है। फिर भी मैं एक बार टोटल की वैल्यू को प्रिंट करके देखती हूँ। मे बी इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करा दिया थोड़ा सा, क्योंकि अर्लियर दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं जस्ट टू चेक कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। अब इस मेथड को मैं यहीं से रन कराती हूँ सो दैट कि एक बार हम यहीं पे देख पाए बजाय कि प्रोग्राम पूरा रन करने के। तो यहाँ पे हम ob.get टोटल रिकॉर्ड्स फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, सी एरर दिखा रहा है। सी आंसर 10 ही आ रहा है क्योंकि 10 रिकॉर्ड्स हैं। क्वेरी चल रही है सिलेक्ट एम्प्लॉय एज EMPID, मतलब वैल्यूज के लिए चल रही है, बट यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो तभी ये आंसर एक्सेप्शन दिखा रहा है, नॉन यूनिक रिजल्ट एक्सेप्शन। तो इसी वजह से यहाँ पर इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। चलिए तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो आंसर तो इसका वही आ रहा है विच वॉज एक्सपेक्टेड अर्लियर, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब इस क्वेरी को थोड़ा सा और हमें अगर चेंज करना है तो देखो मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टाइप की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, क्वेरी को लॉन्ग बना देती हूँ। सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी जब हम करेंगे तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा गेट नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस लगा देते हैं। क्या चेंज लगाएंगे कि भाई यहाँ पर एक तो मुझे अपनी क्वेरी बनानी है। अगर कभी आपको कस्टम क्वेरी बनानी हो ना तो आप यहाँ से बना सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी कस्टम क्वेरी नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पर एक क्यू नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ और इसके अंदर अपनी क्वेरी बता देती हूँ कि मुझे कौन सी क्वेरी चलानी है। तो मुझे लगानी है सिलेक्ट काउंट की क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एस्ट्रिक लगा दूंगी, मतलब सभी के ऊपर फ्रॉम स्टार लगाओगे तो सारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग करेगा, या फिर आप इसमें सिंपल दे सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, EMPID फ्रॉम एम्प्लॉय। आफ्टर दैट ये जब क्वेरी बन जाती है तो आप क्रिएट क्वेरी में जाकर क्वेरी प्रोवाइड करो, और क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग टाइप का आएगा तो लॉन्ग की जो इनबिल्ट क्लास है उसका आप यहाँ पे ऑप्शन दोगे। आफ्टर दैट ये यहाँ पे आपको क्या करेगा, लॉन्ग टाइप की वैल्यू में आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। आप चाहो तो लॉन्ग में ही वैल्यू ले सकते हो, चाहे तो इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न में आप क्या लगा देंगे, टोटल लगा देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब यहाँ पे रिटर्न होगा टोटल विच यू कैन प्रिंट हेयर ऑल्सो, चाहे तो इसको इस तरीके से प्रिंट कर लो। अब सी अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गया मेरे पास विच आई वांटेड। तो कई बार हम ना क्वेरी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग HQL ऑल्सो, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे क्वेरी में उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लगानी है और फिर हम उसके अंदर सिंगल रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कभी कोई फंक्शन लगाना हो जो इसमें अवेलेबल ना हो तो आप लोग इस तरीके से भी काम कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो आ गए, ठीक है। अब जो भी इसको कॉल करेगा उसको वैल्यू तो मिल ही जाएगी। नाउ कम बैक टू द show.jsp फाइल। यहाँ पर आकर क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने app.java का रन प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर आप लोग अपनी वैल्यू को गेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स करके मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं ob.get टोटल रिकॉर्ड्स करके। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा लॉजिक चाहिए जो मुझे बता सके कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे इसमें से। अब देखो हर एक पेज पे अगर 4 वैल्यूज आ रही है
ठीक है, अगर हर पेज पे 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि यहाँ पे मेरे पास क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। तो मतलब अगर मान लो मेरे पास अभी जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आंसर आएगा 10 और मेरे पास एट पर पेज जो वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है, 4 जा रही है। तो यहाँ पे गाइस क्या लॉजिक लगा सकते हैं टू गेट द पेज नंबर? टोटल नंबर में से हम ये जो 4 का डिवीजन दे देंगे, तो तो उसमें इसको से हम हम अगर डिवाइड करके बताएं, ये बोल रहे हो? यस ओके, तो देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसका डिवीजन ले लेते हैं, लेकिन डिवीजन ना फ्लोट में लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंस दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी वैल्यू को क्या करना है, फ्लोट में देखना है। तो मैं फ्लोट में चले जाती हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल रिकॉर्ड्स को फ्लोट में टोटल रिकॉर्ड्स के वेरिएबल को ले लेते हैं और इसको हम मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस नहीं सॉरी डिवाइड कर देते हैं सॉरी डिवाइड कर देंगे किसके साथ में, टोटल के साथ में। अब देखो दो चीजें हो सकती है, आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अभी हमारे पास 10 है, डिवाइड होगा 4 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2.5 2.5 2.5 आने का मतलब है 3 पेजेस, राइट? तो हमें क्या करना है, इफ में क्या लगाएंगे, इफ पेजेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन होना चाहिए, किसके ग्रेटर देखेंगे, टोटल रिकॉर्ड्स जो भी आपकी वैल्यू है। देखो अगर आप यहाँ पे पेजेस ले रहे हो तो टोटल रिकॉर्ड्स की वैल्यू का जो भी वैल्यू आ रहा है मतलब डेसिमल में ना जाए, या फिर मेरा जो कंडीशन है वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आ गया। देखो क्या कंडीशन लगना चाहिए, यूजुअली मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या चाहिए कि अगर वैल्यू जो है वो डेसिमल्स में जा रही है, ठीक है, तो अगर वैल्यू डेसिमल्स में जा रही है तो हमें क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए होगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे 2 3 4 जो भी रिकॉर्ड्स होंगे बचे हुए वो हमें लास्ट पेज पे शो करने हैं। और अगर मान लो वैल्यू टू द पॉइंट आ रही है तो हमें वैल्यू लेना है। अब ऐसे में आप ये भी कर सकते थे मॉड्यूलस टोटल। अब अगर मॉड्यूलस लगाऊंगी तो क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि वैल्यू फुल्ली डिवाइड हुई या नहीं हुई। अब जैसे 4 को 10 से डिवाइड करें, मॉड्यूलस देखें तो मॉड्यूलस 2 आएगा। ओके, तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि अगर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे एक इसको x बना देते हैं और चेक करेंगे इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पेज जो है वो एक्स्ट्रा जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेके रखेंगे इसमें इंट पेजेस करके, तो पेजेस की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय टोटल प्लस 1, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 हो जाएगा। एल्स पेजेस इज इक्वल्स टू टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय टोटल, मतलब सिंपल वैल्यू दो। अब देखो इसका लॉजिक जो है वो यहाँ पे कैसे वर्क करता है वो भी चेक करेंगे। एक बार यहाँ एक्सेप्शन देख लेते हैं। ओके, लॉन्ग टू इंट वाला एक्सेप्शन आ रहा है ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंट लगा देती हूँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसकी। तो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसका लॉजिक कैसे आएगा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने गया कि मेरे को 10 रिकॉर्ड्स मिले, यहाँ मैंने इसका मॉड्यूलस निकाला जिसका आंसर आया 2, फिर मैंने चेक किया कि अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इस केस में नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे में मुझे कितने पेजेस चाहिए यहाँ पर,
टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 10 है। जब मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ 4 से, मतलब टोटल से, मतलब एक पेज पे मुझे कितनी वैल्यू, कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा इस चीज का, यहाँ पर मिलेगा 2, क्योंकि अगर मैं इंट में ले रही हूँ तो, या ये लॉन्ग मिलेगा इस केस में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, और 2 के अंदर हम +1 कर देंगे तो आंसर हो गया 3। तो मेरा टोटल पेज कितने बने, 3 बने, क्योंकि देखो 4 4 8 और एक पेज एक्स्ट्रा जाएगा जिसपे 2 रिकॉर्ड बनेंगे। और अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स होते, 80 होते, तो ऐसे केसेस में मॉड्यूलस का आंसर कितना आता, 0 आता। तो ऐसे में मुझे एक एक्स्ट्रा पेज नहीं चाहिए ना, फिर तो मुझे सिंपल पेजेस चाहिए, तो यहाँ पर जाएगा एल्स में, और यहाँ पे जब वो 8 को डिवाइड करेगा 4 से, तो उसको क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, विच इज करंट नंबर ऑफ पेजेस। इतना लॉजिक समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बजाय कि मैन्युअली यहाँ पे लिंक बनाने के, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक लूप चला देते हैं। तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्टलेट लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसका ओपनिंग यहाँ ले लेते हैं, और क्लोजिंग जो है इसका, वो मैं यहाँ ले लेती हूँ। मैंने ना इसके अंदर डिव का यूज कर लिया था, ताकि मैं इसके ऊपर स्टाइल सेट कर सकूँ। डिव के अंदर ही लेते हैं इसको, बेटर रहेगा। तो सी, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर अपना एक डिव क्रिएट, मतलब यहाँ पे हमने अपना एक स्क्रिप्टलेट लगाया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी ऑप्शन का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या था, कि यहाँ पर हमें अपने हाइपरलिंक की वैल्यू को फॉर लूप में लेना है। तो फॉर लूप में हम लगाएंगे इंट i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और i को लेस देन कितना बनाना है, अब कितने पेजेस चाहिए, वो हमारे पेजेस वाले वेरिएबल से आ जाएगा, और फिर इसको i++ कर दो, ठीक है। आप इसको 0 की जगह 1 भी कर सकते हो, फिर लेस देन इक्वल टू कर देना बस। आफ्टर दैट जब यहाँ पर हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया हमारा, तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल हाइपरलिंक बनाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार ये लूप चलेगा उतने हाइपरलिंक यहाँ पे मेरे बनते जाएंगे, यहाँ पे मेरा लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे बस करना ये होगा कि यहाँ पर मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना है, जो कि आई वेरिएबल है, क्योंकि हर बार पेज जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 को हटाना है, और बीच में स्क्रिप्टलेट लगाना है %= वाला, इस तरीके से, और यहाँ पे आप अपना आई वेरिएबल दे दो, ठीक है। तो पेज इक्वल्स टू आई हो जाएगा, मतलब जो भी पेज आ रहा है। और सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पर भी %= वाला स्क्रिप्टलेट लगाओ और आई दे दो। तो अभी क्या रहेगा ना, अगर मान लो मेरे टेबल में रिकॉर्ड बढ़ गए, तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पर ये वैल्यू रहेगी, ओके। तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। अच्छा ये देखो, ये वाला जो बार साइन है ना, ये मैं बीच में देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कंडीशन लगा देती हूँ यहाँ पे। क्या कंडीशन लगा देती हूँ, इफ i इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू पेजेस, मतलब जब ये पेजेस के इक्वल नहीं है, सिर्फ उसी केस में मुझे ये वाला बार साइन चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर भी मुझे एक स्क्रिप्टलेट और लगाना ही पड़ेगा कंडीशन के लिए, ठीक है। तो i इज नॉट इक्वल टू पेजेस है अगर, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट के बाहर, मतलब जब स्ट्रिपलेट ओवर हो जाए, यहाँ पे बार साइन लगाओ, और फिर इसका भी ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बार साइन भी तब आएगा जब i इज नॉट इक्वल टू पेजेस, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 होगी, लिंक प्रिंट होगा, बार प्रिंट होगी, i की वैल्यू 2 होगी, लिंक प्रिंट होगा, बार प्रिंट हो जाएगी ये वाली। और अब जब i की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3 है, तो इक्वल्स टू पेजेस हो जाएगा, तो ये वाला बार प्रिंट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन में लगा दिया। तो इस तरीके से आपके उतने हाइपरलिंक बनेंगे अब जितने पेजेस है, तो एक लिंक लगाना है और बाकी कंडीशन सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करती हूँ अपने प्रोग्राम को,
then it will get me the desired number of hyperlinks in. तो let's see, run on server करते हैं. व्यू रिकॉर्ड्स बाय पेज कर लेते हैं. तो सेम आउटपुट आ रहा है. एक ही हाइपरलिंक हमने रखा था लेकिन लूप में रखा था. पेज 1 है, पेज 2 है या फिर पेज 3 है, तीनों की वैल्यू आ रही है. अब देखो इसी में एक चेंज और करके दिखाती हूँ. मैं क्या करती हूँ ना, MySQL में चली जाती हूँ और MySQL में जाकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना 4-5 रिकॉर्ड्स और डाल के देखते हैं, पेज नंबर बढ़ा के देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है. प्रोजेक्ट चलने दो, उसी में ही मैं फिर रिफ्रेश करके दिखाऊंगी. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय वाला टेबल है, इस पे आ जाते हैं. यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं E111. यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं और फोन नंबर डाल देते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना 14 रिकॉर्ड्स डालूंगी. अब 14 रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पर हमारे पास पेजेस बनने चाहिए? यस, अगर मेरे पास 14 रिकॉर्ड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनने चाहिए? 4. लेट्स सी, अगर मैं इस क्वेरी को रिफ्रेश कर रही हूँ तो मुझे सर्वर भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर मैंने डेटाबेस में कोई भी चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, बस मुझे पेज को रिफ्रेश करना है. ओके, तो पेज 1, 2, 3, 4. अब देखो फोर्थ वाला रिकॉर्ड भी आ गया. पेज 3 पे 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं. तो ये लिंक लगाने का बेनिफिट क्या हो गया कि अगर कल को टेबल में रिकॉर्ड बढ़ भी गए तो भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे लिंक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको लगा देगा. ठीक है, तो यहां तक लॉजिक समझ में आया सबको कैसे वर्क कर रहा है? Yes, ma'am. एनी डाउट्स हियर? No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? नो मैम. ओके, तो इसके हेल्प से आप लोग पेजिनेशन का ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमारा HQL के अंदर हम जो वर्क कर रहे थे, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है. तो अभी तक हमने गेट रिकॉर्ड्स बाय पेज बनाया था, गेट रिकॉर्ड्स भी बनाकर देखा था इसमें. ठीक है, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ में गेट करना है तो वो भी हो पाएगा, और गेट रिकॉर्ड्स बाय पेज करना है तो वो भी आ जाएगा. एंड यहाँ पे हमने क्या एक और चीज सीखी कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता लगाने तो वो कैसे कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे अभी आते हैं हमारा जो इसका HQL डेमो वाला हमारा प्रोजेक्ट था ना, उस पे आते हैं. तो यहाँ पर देखो हमने रिकॉर्ड्स बाय पेज और ये सब सेम ही ऑप्शंस यूज कर रखे हैं. तो अब चाहे आप यहाँ बनाओ चाहे वहां बनाओ, बस आपको क्या करना है, मेथड लगाना है और उसका लिंक बना के डालना होगा. ठीक है, तो चलो इसी में डाल देते हैं. सॉरी. तो अभी देखो हमने यहाँ पर HQL के अंदर ये सीखा था कि हमारा जो ऑप्शंस थे, जैसे फंक्शंस जो मैंने आपको कल बताए थे, एग्जीक्यूट अपडेट या सॉरी लिस्ट ऑप्शन बताया था, फर्स्ट रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट बताया था, राइट? तो इसी के बाद हमें अगले वाले फंक्शंस को कैसे यूज करना है. अब देखो अभी यहाँ पर हमने रिकॉर्ड्स को देखने के लिए काम किया. अभी तक ना तो हमने अपडेट का फंक्शन किया है ना डिलीट का किया. तो अपडेट डिलीट को कैसे वर्क करा सकते हो ये देखते हैं. लेकिन इसको ना मैं फिलहाल के लिए आपके कौन से वाले प्रोजेक्ट में बनवाना पसंद करूंगी जो आपका क्विक स्टार्ट पे है, क्योंकि अगर मैं इसके लिए वेब वाले पे जाऊंगी ना तो इसमें 2 से 3 HTML फाइल आएंगी. तो वो मैं आपको आइडिया दे दूंगी कैसे बनाना है. ठीक है, तो आप उसको फिर वेब वाले में भी ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी में एक मेथड और बनाते हैं विच इज नोन एज पब्लिक, और इसका हम जो अपडेट है वो सेंड करेंगे. तो अभी चलो इसको वॉइड पे रखते हैं, बाद में चेंज कर देंगे. तो पब्लिक वॉइड, अगर मान लो मुझे क्या करना है, अपडेट रिकॉर्ड्स का फंक्शन बनाना है, तो मतलब यूजर को अपने रिकॉर्ड में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है.
अब मेरे पास यहाँ पे आईडी है, नेम है और फोन है। लेट्स सपोज हम फोन नंबर चेंज करने का बना रहे हैं, ठीक है, या फिर नेम एंड फोन नंबर दोनों भी लेना है तो दोनों भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे यूजर से पहले तो पता करना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आपको पहले यहाँ पर अपनी फील्ड का नाम भी देखना होगा, ठीक है, क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर ना दो वेरिएबल लेती हूँ, एक तो स्ट्रिंग ले लेती हूँ फील्ड की भाई कौन सी फील्ड लेनी है, ठीक है। अगर मल्टीपल फील्ड वाला बनाना है तो मल्टीपल फील्ड वाला भी आ सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कैसे यूज करना है। तो हम अभी यहाँ पर सिंगल फील्ड के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग फील्ड कि कौन सी फील्ड को चेंज करना है, उसका नाम भेज देंगे यहाँ से। और दूसरा चीज हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है वो varchar में है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग emp id लेंगे कि किस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में अपडेट करना है। तो ये दो चीजें चाहिए होंगी हमें। अब यहाँ पर आते हैं, अब क्योंकि अपडेट की क्वेरी है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यहाँ पे लिखो sf.open session और इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यहाँ लिखोगे sf session डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। तो ये दो चीजें तो आएंगी यहाँ पर जो कि आपकी अर्लियर वाली ऑप्शंस है। अब यहाँ पे नया क्या है कि हमें क्वेरी बनाना है, तो क्वेरी के लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे लेंगे सेशन डॉट, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेरी बनानी है क्रिएट क्वेरी। अब क्रिएट क्वेरी में आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू बताओगे। क्वेरी वही रहेगी जैसे कि मुझे लगानी है अपडेट एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ पे क्लास का नाम आएगा रादर देन टेबल नेम। सेट, और सेट के बाद में आप क्या लोगे, अब वहां पे आपको चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे ये चीज डिपेंड करेगी कि हमारी फील्ड वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, इस क्वेरी को मैं यहाँ नहीं लेती, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं नाम क्वेरी ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्यू नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू को मैं सेट कराऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम दो ही वैल्यू चेंज करा रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे बस यही चेक करना है कि अगर फील्ड डॉट इक्वल्स क्या आ रहा है, emp नेम आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्यू के अंदर क्या चीज चाहिए होगी, यहाँ पर चाहिए होगी अपनी कौन सी वाली क्वेरी, अपडेट यूजर, सॉरी अपडेट एम्प्लॉय set emp name equals to, और यहाँ पे आप लोग क्या लेंगे, अब जो भी नया नाम आएगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये भी चीज है कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वैल्यू को आप गेट कराएंगे, जो भी वैल्यू आएगी। तो आपको यहाँ पर emp नेम लेना है, तो emp नेम भी स्ट्रिंग में और यहाँ पे भी वैल्यू स्ट्रिंग में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम पैरामीटर सेट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं nm नाम का या फिर वैल्यू नाम का एक पैरामीटर सेट कर दूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंड उसके बाद आप लगाएंगे वेयर emp id इक्वल्स टू, और यहाँ पे कॉलन लगा के आपको क्या लेना है, id, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक नेम्ड पैरामीटर बनता है। तो ये आपकी क्वेरी बनेगी फर्स्ट। आफ्टर दैट आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को सेट भी कराना, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसी के अकॉर्डिंग सेट कराएंगे। तो जो भी emp id रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको सेट कराना है। और यहाँ पे आप लोगों को अपनी क्वेरी चलानी है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को बस अपनी क्वेरी को इस तरीके से पहले तो सेट कराना है और फिर उसमें वैल्यू यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। ओके, 1 सेकेंड। अब देखो, जैसी वैल्यू आएगी वैसी ही क्वेरी बनेगी, क्योंकि हमारे पास ना दो वैल्यूज है और दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे जो है
क्वेरी को थोड़ा सा और ध्यान से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा टाइप है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी क्वेरी बनानी है। तो यहाँ पे क्यू ले लेते हैं और कॉमा के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, क्वेरी के बाद कॉमा लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगाओ और उसके बाद क्या लिखना है, क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर। अब पैरामीटर जैसे आपको याद होगा, जैसे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में करते थे वैसा ही यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे बस पोजीशन के लिए क्या नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आएगा, जो हमने ऊपर नाम दिया था। तो क्वेरी में हमने वैल लिखा था, तो वैल में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर क्या आएगा, क्वेरी डॉट, या फिर एक काम करते हैं ना, ईएमपी आईडी तो दोनों में ही जाना है, तो अलग चीज जो जा रही है वो ये जा रही है जो फर्स्ट पैरामीटर सेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग पहले क्या करोगे, इतना लिख के यहाँ पे क्वेरी बना दो। और जो क्वेरी का ऑब्जेक्ट है ना, इसको भी क्वेरिटेशन से बाहर लो, ताकि आप इसको यूज कर सको। ठीक है, तो इनिशियलाइज यहां पर होगा, यूज हम इसको बाहर करेंगे। एल्स लिफ लगा दो कि अगर फील्ड की वैल्यू डॉट इक्वल्स क्या आ रही है, फोन आ रही है, तो ऐसे केस में अपनी क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चीजें ऑलमोस्ट यही रहेंगी, बस यहाँ पे एक तो फील्ड का नेम बदल जाएगा, तो सेट फोन इक्वल्स टू वैल्यू वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू आईडी। पहली चीज तो ये रहेगी, और दूसरी चीज जो कि वैल जाएगी वो स्ट्रिंग में नहीं जाएगी, वो लॉन्ग में जानी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डॉट पार्सेंट करना पड़ेगा, सॉरी पार्स लॉन्ग करना पड़ेगा। और हमारे पास जो वैल्यू थी कौन सी वाली, ये वाली, जो आपके पास वैल्यू आ रही थी उसको आप यहाँ पे पार्सेंट कर दो, और पार्सेंट करके लॉन्ग में कन्वर्ट करके दे दो। तो मेन चेंज ये था इसके अंदर। ठीक है, एंड आफ्टर दिस जब आपकी क्वेरी सेट हो जाती है तो यहाँ पे आ जाओ, और अब आपको क्वेरी को क्या करना है, यहाँ पे एक पैरामीटर और सेट करना है ईएमपी आईडी के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर, ठीक है, और सेट पैरामीटर में हमें आईडी की जगह पे यहाँ पर क्या चाहिए, ईएमपी आईडी चाहिए। फाइन, तो आपकी जो क्वेरी की वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। एक काम करते हैं, अभी तो मैंने ये लगा दिया था ना, इसको हटा देते, नहीं तो फिर एक्सेप्शन दिखाता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी आ गए यहाँ पर क्वेरी के बाहर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब वैल्यू सेट हो चुकी है तो अब बस करना क्या है, क्वेरी को रन करना है। तो यहाँ पे हमें ना स्टेटस मिलेगा इंट के अंदर कि क्वेरी रन हुई या नहीं हुई। तो स्टेटस के अंदर जाकर हम लिखेंगे क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, और जो भी स्टेटस आएगा उसे हमें क्या करना है, कमिट भी करना है, क्योंकि कमिट नहीं करेंगे तो अपडेट हो तो जाएगा लेकिन सेव नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग सेशन को क्लोज भी कर देते हैं, फिर रिटर्न करा देते हैं यहां से हम स्टेटस की वैल्यू को, जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई क्या स्टेटस रहा। तो मैंने रिटर्न टाइप जो था मेथड का वो चेंज करके इंट कर दिया, और यहां पर भी मैं एक बार प्रिंट कराऊंगी अपडेट स्टेटस करके। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस को प्रिंट कराएंगे इस तरीके से। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई और ये यहाँ पे आपका स्टेटस प्रिंट हो गया। अब देखो, अगर मैं इस वाले मेथड को चलाती हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसे यूज करने के लिए वो देखते हैं। तो मैंने अभी इसको यहाँ लिया था, इसको कमेंट में डालते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग यूजर से वैल्यू को इनपुट कराएंगे। क्या वैल्यू लेनी है, पहली वैल्यू यहाँ पे चाहिए कि ईएमपी आईडी क्या है जिसको चेंज करना है। एंटर ईएमपी आईडी,
ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसको स्ट्रिंग में ले लो emp id को sc डॉट नेक्स्ट लाइन करके। दूसरी चीज यहाँ पे आप यूजर से ये पूछ सकते हो कि भाई आपको क्या चीज अपडेट करनी है। ठीक है, अपडेट नेम वन ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट अपडेट फोन नंबर। अगर आप वेब पेज बनाओगे ना तो वहां पर आप ये दोनों ऑप्शंस दोगे, और दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आएगी उसी के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसको आप चेक बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हो वहां पर। तो यूजर जो ऑप्शन बोलेगा उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू चेंज करा सकते हैं। चेक बॉक्स ले सकते हो, हाइपरलिंक ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऑप्शन को लोगे और फिर यहाँ पर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेक भी कराओगे। तो यहाँ पे हम यूजर को बोल देते हैं एंटर योर चॉइस। ठीक है, और जो भी चॉइस आएगी उसी चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, अब emp id हम पहले ले चुके हैं, यहाँ पे हम लेंगे चॉइस अगर 1 आई है तो यूजर को बोलेंगे एंटर अपडेटेड नेम। तो जो भी अपडेटेड नेम है यूजर से वो इनपुट कराना है। ठीक है, और उसको हमें सेंड करना है अपने मेथड में। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है app.java का उसी को यूज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट रिकॉर्ड्स। अब देखो यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू भेजनी है। पहली वैल्यू भेजनी है फील्ड का नाम, कि किस फील्ड को चेंज करना है, तो मुझे करना है emp नेम। दूसरी चीज है emp id, तो emp id हमने अभी गेट कर ही लिया था यूजर से। और तीसरी चीज हम यहाँ पे गेट कर लेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन करके, जो क्या होगा, नया वाला नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन को कॉल करके वहां से हमें एक स्टेटस रिटर्न करेगा। तो ये स्टेटस मैं आपके वेब पेज के लिए भी यूज कर सकती हूँ, ताकि आपको वेब पेज पे आइडिया हो जाए इसको देख के कि क्या वैल्यू आ रही है। ओके, तो आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो मैं अपडेट स्टेटस करके इसको यहाँ पे भी प्रिंट कराऊंगी, ऊपर भी कराऊंगी। ये फ्रंट एंड के लिए सोच लो, वो बैक एंड के लिए आ जाए। तो यहाँ पे आपका अपडेट रिकॉर्ड्स का ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज एल्स इफ में करना है कि अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो इन दैट केस आप लोग क्या करोगे, उससे अपडेटेड फोन नंबर गेट करोगे। अब ये को अगर चॉइस के बाद आओगे ना यहाँ पर, तो वो इंट की वैल्यू के बाद अगर स्ट्रिंग लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप एक नेक्स्ट लाइन एक्स्ट्रा लगा देना बस बफर को क्लियर करने के लिए। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे अगर लॉन्ग वाली वैल्यू में ले रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपडेटेड फोन ले लो, एंड यहाँ पे देखो अब क्या जाएगा, emp नेम की जगह फील्ड नेम जाएगा फोन, emp id तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पर आप क्या लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन ही भेजो। अच्छा हाँ, ये भी गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है, इसको ना नेक्स्ट लाइन में ही इनपुट कराएंगे, लेकिन वहां जाके तो हम चेंज कर ही रहे हैं उसको लॉन्ग में, सो नो प्रॉब्लम आई थिंक, राइट। तो यहाँ पे बस फील्ड का नाम बदलेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एल्स में हम लगा देते हैं रॉन्ग चॉइस। फाइन, तो अगर देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो emp id पूछ रहा है, मैंने दिया E103। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या चेंज करना है, तो मैंने कहा नेम चेंज करना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वहां पे क्या नेम है फिलहाल। तो E103 अगर मैं अपने डेटाबेस में जाकर देखूं तो यहाँ पे हर्ष नाम दे रखा है। okay? तो मुझे हर्ष की जगह पे यहाँ पे लिखना है दीपक कुमार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपडेट की क्वेरी चली, अपडेट स्टेटस क्या आया, 1। इसका मतलब कि अगर आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक चली तो स्टेटस क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो E103 पे देखो नेम चेंज होकर आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं फोन के लिए चलाती हूँ
EMP ID दिया E102, ठीक है, और मैं इसको कहती हूँ कि मुझे फोन नंबर चेंज करना है, तो मैंने फोन नंबर क्या दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, 98989 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसने अपडेट स्टेटस 1 दिया, इसका मतलब अगर अभी देखें तो ये था 98349 समथिंग नंबर था। अभी देख रहे हैं तो अभी जो मैंने नया नंबर दिया 102 का 98989 वाला, वो वाला नंबर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स को चेंज करेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. ओके, जस्ट गिव मी, यस मैम। हेलो, हाँ जी बताइए, एनी डाउट्स हियर? इन दिस क्वेरी? नो मैम। ओके, तो अपडेट का क्वेरी समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है? ठीक है, अभी देखो HQL हम यूज कर रहे हैं ना, अब हम HCQL में जाएंगे तो चीजें और ज्यादा चेंज होती हैं, इवन JPA में जाएंगे तो और ज्यादा चेंज हो जाएंगे। तो भी इसके 2 लेवल और बचे हुए हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। JPA बताऊंगी, HCQL भी बताऊंगी, क्योंकि तीनों आने जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कई बार हम जब कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो कहीं पे अगर एक चीज नहीं चलती तो हमें पता रहता है कि यहाँ नहीं चलेगा तो वहां पे तो हम करवा ही लेंगे, तो इसलिए ऑप्शंस होना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अब देखो अगर मान लीजिए आपको इसमें अब एक और हम ऑप्शन बनाएंगे डिलीट का, तो अगर मुझे डिलीट रिकॉर्ड कराना है HCQL का यूज करके, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए EMP ID चाहिए होगा। भाई जिस भी रिकॉर्ड का ID आएगा उसको हम डिलीट करा देंगे, तो हमें यहाँ पे बस क्या चाहिए, EMP ID। तो अगर मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का EMP ID चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेशन एंड ट्रांजैक्शन दोनों को लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट टास्क क्या करना है कि क्वेरी भी बनानी है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट की क्वेरी के लिए क्वेरी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, इसको बना देते हैं और यहाँ पे लेंगे सेशन डॉट, ठीक है, क्रिएट क्वेरी, और क्रिएट क्वेरी के अंदर हम लोग डिलीट की कमांड दे सकते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इज इक्वल्स टू, और प्लस में क्या दे दो, EMP ID दे दो। तो ये आपको लगभग मतलब ये कह लो कि क्वेरी लैंग्वेज जैसी लग रही है, SQL जैसी है, बस क्लास का नेम आ गया टेबल के नेम की जगह। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये चीजें भी आपकी कम होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे आप बस क्या करोगे, क्वेरी के अंदर पैरामीटर सेट कर दोगे, और पैरामीटर में आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो और नेम्ड पैरामीटर भी दे सकते हो, सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम यहाँ पे कॉलन करके ID करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ID की जो वैल्यू है वो बन जाएगी EMP ID, ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। और जब आपकी यहाँ पर क्वेरी लग जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या करो, अब अपनी क्वेरी को रन करा दो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टेटस, क्योंकि इसका भी 1 या 0 रिटर्न होगा, डिपेंड करेगा क्वेरी चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी डॉट करके एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करो, जो भी स्टेटस आएगा उसको रिटर्न करा दो, ठीक है। तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्वेरी चली या नहीं चली। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरी क्वेरी रन कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उसके लिए वर्क करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, EMP ID तो गेट कर ही लेंगे, बाकी कोड को मैं भी कमेंट में डालती हूँ। तो EMP ID हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो जो EMP ID आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग डिलीट मेथड को कॉल करते हैं। सो OB डॉट डिलीट रिकॉर्ड्स को कॉल करो, EMP ID यहाँ से जाएगा,
ठीक है, और इसकी वैल्यू को स्टेटस करके हम एक वेरिएबल में सेव करा देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लेंगे इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, तो ये चीज चली जाएगी आपकी। अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करती हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे EMP ID मांगेगा, तो जिस भी रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है मैं उसका EMP ID दे देती हूँ। जैसे मैंने दे दिया E114, तो अभी देखो यहाँ पे कह रहा है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं अपने डेटाबेस में जाके चेक करती हूँ, सी अरे आ रहा है तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं हुआ हमारा। चलो देखते हैं फिर भी कि क्या प्रॉब्लम रह गई। E114 तो आ रहा है। अच्छा हमने देखो गड़बड़ कर दी, क्वेरी तो चली, स्टेटस भी आ गया, लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट चीज करनी भूल गए। कोई बताएगा क्या नहीं किया? कमिट कमिट नहीं किया। कमिट नहीं करेंगे ना तो क्या रहेगा, क्वेरी चलेगी भी लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा, और आफ्टर दैट सेशन को क्लोज भी कर दो। अब आफ्टर दिस अगर मैं अभी रन करती हूँ दोबारा से, तो E114 दिया, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी देखते हैं, तो अभी E114 यहां से चला गया, राइट। तो इसका मतलब आपको जब क्वेरी चलानी है तो कमिट नहीं भूलना है। कभी भी सेव अपडेट डिलीट की क्वेरी चलाते हो तो कमिट हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका डिलीशन का काम हो जाएगा। तो डिलीट हो गया, अपडेट भी हो रहा है, रिकॉर्ड्स को हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है, और सेव भी कर पा रहे हैं अगर हमें रजिस्टर करना है। तो ये सारे के सारे क्वेरीज तो हमारे चल ही रहे हैं, है ना। अब अगर मान लो हमें क्या करना हो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज कभी आपको चलानी पड़ जाए, जैसे कि अगर मान लो मुझे अपने टेबल में से मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, ठीक है, अगर सैलरी का रिकॉर्ड है, या फिर मुझे अपने टेबल में से यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम निकालना है, कुछ भी चलाना है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी चलानी है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे वर्क कराएंगे वो एक बार आइडिया ले लेते हैं। सो यू कैन रन एनी क्वेरी, एनी SQL क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ HQL। तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, पब्लिक वॉइड कर देते हैं इसको, ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट करवाते हैं। जैसे अभी हम काउंट फंक्शन ही कर रहे थे, ठीक है, तो काउंट फंक्शन के लिए हमने बस करना क्या था, देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो सेशन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करो पहले तो, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं आएगा क्योंकि कुछ चेंज नहीं करना टेबल में, सिंपल क्वेरी चला दो। तो जो भी आपको क्वेरी बनानी है आप पहले वो क्वेरी क्रिएट करो और फिर सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बस करना क्या है, जो भी क्वेरी चलाना चाहते हो ना उसको यहाँ पे राइट डाउन कर दो। जैसे मुझे काउंट का फंक्शन चलाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट काउंट। काउंट किस पे चलाना है, EMP ID पे, ठीक है, और EMP ID ये टेबल का फील्ड नहीं है, ये आपके जो एंटिटी क्लास है उसका फील्ड है। तो EMP ID फ्रॉम, और ये आ गया आपकी क्लास का नाम। तो इस तरीके से आपकी क्वेरी चलेगी। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस टाइप की क्वेरी चलाओगे, ठीक है, तो रिजल्ट भी फिर उसी टाइप का आएगा जैसी आपकी क्वेरी चलेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बस करना क्या होगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, अपनी वैल्यूज का काउंट लिया, है ना, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट ले रहे हैं तो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो ऐसे में क्वेरी के अंदर आप लोगों की जो भी वैल्यू जाएगी उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड वैल्यू आती है। तो अगर मान लो आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गेट करनी है तो इसी तरीके से करेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें?
लगता है किसी का माइक ऑन हो गया। तो सी, आप लोगों को करना क्या होगा कि जब आप लोग इस टाइप की कभी भी क्वेरी चलाते हो तो आपको यहाँ पर क्रिएट क्वेरी इस टाइप से चला सकते हो, ठीक है। सिंगल रिजल्ट वाला ऑप्शन तो मैंने बताया ही था, ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है। और एक तरीका ये वाला बता रही हूँ, ये वाला भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने काउंट लगा दिया जैसे कि, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने काउंट लगाया, वैसे तो आएगी सिंगल वैल्यू, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हो कि क्वेरी डॉट करके आप लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट कर दीजिए। ये कितनी जल्दी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को यार। ठीक है, तो क्वेरी लिखकर आप लोग क्या करिए, लिस्ट को कॉल करिए और यहाँ पर असाइन करा लीजिए इस लिस्ट के अंदर वैल्यू। और जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, अभी वो किस टाइप की आ रही है आपके पास, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू गेट कर लो। और उसके बाद आपको बस करना ये है कि आपके पास क्योंकि सिंगल वैल्यू आ रही है, तो चाहे हम लिस्ट में ले रहे हैं लेकिन लिस्ट में भी सिंगल वैल्यू है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी लिस्ट को डॉट करके गेट कर लो और जीरो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लो। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे और रिकॉर्ड डिलीट नहीं कराने, तो मैं इस वाले ऑप्शन को अगेन कमेंट्स में डाल देती हूँ। और अभी मुझे आईडी भी नहीं चाहिए, तो मैं इसे भी कमेंट्स में डाल रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे बस करना क्या है, मुझे काउंट लेना है, तो मैं फंक्शन कॉल करूंगी ओबी डॉट, ठीक है, गेट काउंट। तो बाकी काम हमने वहीं पे करा रखा है, इट विल प्रिंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देयर। तो देखो, अगर मैंने ये वाला क्वेरी चलाया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ काउंट आ रहा है। तो काउंट निकालने के मैंने दो तरीके बताए हैं, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। सेम वे में ना आप बाकी फंक्शन भी लगा सकते हो, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सैलरी, डिपेंड करेगा किस फील्ड के ऊपर लगाना, ठीक है। तो मिनिमम जैसे हम निकालते हैं ना, सैलरी वाला फील्ड बना दे, क्योंकि अभी तो सैलरी है ही नहीं, तो मिनिमम मैक्सिमम निकालना है या फिर एवरेज निकालना है, ठीक है। या फिर आपको काउंट निकालना है, तो काउंट का तो मैंने ऑप्शन अभी आपको जैसे बताया ही है। या फिर टोटल निकालना है तो सम फंक्शन लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इसी तरीके से आप बाकी फंक्शन भी लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो एचक्यूएल कैसे काम कर रही है? ओके, तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ना ये वाले ऑप्शंस को एक बार सेंड करती हूँ, ठीक है, ताकि आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू, ठीक है जी। तो जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम शेयरिंग द फंक्शंस। ओके, सो आई हैव शेयर्ड द प्रोग्राम्स विद ऑल ऑफ यू। तो दोनों प्रोग्राम मैंने इसलिए शेयर किए क्योंकि दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लो, आई विल गिव यू 10 minutes टू डू दैट। तो 8:30 पे इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके। जस्ट गो थ्रू इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो। जो मेन मेन फंक्शंस है, बाकी अगर आपको लिस्ट चाहिए हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्च मार दीजिएगा एचक्यूएल इन हाइबरनेट फंक्शंस, क्योंकि जो मेन मेन होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा जाना हो इसमें, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो एचक्यूएल का डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोग चेकआउट करोगे ना,
तो यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। ओके, तो यहां से भी मिल जाएगा। Okay, ma'am. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी बता ही देता है साथ के साथ में ये, ठीक है, कैसे कैसे यूज कर सकते हो। और ज्यादा डेप्थ में जानो तो इसके अलावा भी आप इसमें और चीजें चेक कर सकते हो, जैसे कि ये तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, जैसे एचक्यूएल ऑर्डरिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर्स में ऑर्डर बाय वाला जैसे हमारा ऑप्शन यूज होता था एसक्यूएल में, तो वो आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करोगे उसका भी इसमें पूरा आपको विद एग्जांपल समझाया होगा, ठीक है। तो एचक्यूएल के फंक्शंस भी हैं, ऐसे ही एचक्यूएल स्टेटमेंट्स, ऑर्डरिंग, कलेक्शन, ठीक है, क्वालिफाइड पाथ एक्सप्रेशंस, एचक्यूएल फंक्शंस करके जाओगे तो इसमें आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन गेट इट। आपके पास यहाँ पे हर लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन होती है और उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप कोई भी चीज स्टडी कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल के लिए हम आते हैं HCQL पे, ठीक है। HCQL कैसे वर्क करता है और इसमें आपको क्या वर्किंग मिलती है इसकी, वो समझते हैं एक बारी। तो HCQL को देखो हम बोलते हैं हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर आपको HCQL के बारे में पढ़ना हो तो HCQL क्या करता है? So basically we can say that is it used to fetch the records, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया बेस्ड क्वेरी ज्यादातर सिलेक्ट के अंदर ही आती है। सो इट इज यूज्ड टू फेच द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक और यू कैन से बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया। तो जो भी क्राइटेरिया आप सेट करोगे, ठीक है, तो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग इसको यूज करके देखोगे। तो ज्यादातर आप लोग यहाँ पर यूज करते हो, वी यूज क्राइटेरिया इंटरफेस जो हमें इनबिल्ट मिलता है, ठीक है, टू यूज इट्स फंक्शंस। तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा क्राइटेरिया नाम से, जिसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब अगर मान लो आप HCQL यूज करते हो तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, मतलब आपको क्वेरीज लिखने में ज्यादा झंझट नहीं होगा, आपका इजीली काम हो जाएगा। मेनली इसका यूसेज इतना ही रहता है। अगर आप इसमें जाते हो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो क्या क्या है? तो देखो, एक फंक्शन है ऐड, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, ऐड फंक्शन का यूज करना है, तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू ऐड द रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो व्हेन यू आर गेटिंग लाइक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, तो आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ना आए, तो ऐसे में आप रिस्ट्रिक्शंस इसके थ्रू लगा सकते हो। क्राइटेरिया के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अगर इसको कभी भी यूज करोगे तो आप इसको क्वेरी के ऑब्जेक्ट के साथ तो लोगे और इसमें आप लोग क्या करेंगे, ऐड लगाएंगे और ऐड के अंदर आप क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सेकेंड थिंग, आप लोगों को यहाँ पर एक और फंक्शन मिलता है ऐड ऑर्डर। ऐड ऑर्डर क्या करता है? ऐड ऑर्डर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सेट द स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड्स, ऑन द रिजल्ट रिकॉर्ड्स। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आएगा। अगर आपको इसको यूज करना है तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा कि आप लोग इसको क्वेरी के ऑब्जेक्ट के साथ में लाओगे और ऐड ऑर्डर जब लिखोगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर का ऑब्जेक्ट देना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू देनी होगी यहाँ पर। तो इसका भी आप एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। थर्ड ऑप्शन आती है सेट फर्स्ट रिजल्ट। सेट फर्स्ट रिजल्ट फंक्शन का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू specify the first number of record to be retrieved। मतलब आपको कौन सा पहला रिकॉर्ड गेट करना है, वो आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू का नंबर रिटर्न करेगा, ओके, कि उसका क्या नंबर है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर क्या है।
इसके बाद आप लोग यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी यूज कर सकते हो विच इज कॉल्ड सेट मैक्स रिजल्ट। एक्चुअली में ये दोनों फंक्शन ना आपके वही वाला काम करेंगे पेजिनेशन वाला जो हमने पहले भी करा के देखा था, ठीक है, तो वो इसमें भी गिवन। तो ये क्या करेगा, इट स्पेसिफाइज द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, टू बी रिट्रीव्ड। मतलब वो पहले वाले पे इंडेक्स सेट करेगा और ये आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को गेट करके देगा। यहां पर भी आपको लिस्ट फंक्शन मिलता है, इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेरी एंड क्राइटेरिया जो भी आप सेट करो। एंड इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है सेट प्रोजेक्शन। सेट प्रोजेक्शन का क्या होता है, बेसिकली ये एक प्रोजेक्शन स्पेसिफाई करता है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ प्रोजेक्शन based on which records will be generated। मतलब जो भी प्रोजेक्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड जनरेट होकर आएंगे। बाकी मैं इसको एक बार यूज करके दिखाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको वर्क कैसे करा, ठीक है। वैसे तो देखो इसके अंदर ना आपके पास, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना रिस्ट्रिक्शंस की, पहला फंक्शन जो था हमारे पास ऐड वाला, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं डिटेल में और चलते हैं। अब आपको पता है आप ना यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। अब वैसे तो इसमें ऑप्शंस देखो काफी सारी आ जाती है, बट आई विल लाइक गिवन यू एन एग्जांपल और उसी एग्जांपल के बेस में बाकी के शॉर्टकट्स में डालती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास ना एक इनबिल्ट मेथड है या कह लो कि मेथड्स है, जैसे कि एक फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास LT। LT डिफाइन करता है लेस देन को, ठीक है, मतलब जो हम रिकॉर्ड निकालते थे ना जैसे कि लेस देन इक्वल टू 103 या 158 या सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, ऐसा कुछ भी लेते थे, मतलब इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जो हम कॉम्बिनेशन लगाते थे वो ना लगाकर हम लोग LT GT इस तरह से यूज करने वाले, ठीक है। तो LT आता है लेस देन के लिए, और जब आप LT या कुछ भी यूज करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दो चीजें लगानी है। एक तो स्ट्रिंग की, जो भी आपकी इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी प्रॉपर्टी है जिसको चेंज करना है उसकी वैल्यू आएगी, फिर कॉमा के बाद जो नई वैल्यू है वो आएगी, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी, एक तो फील्ड नेम हो गया और उसकी वैल्यू हो गई, तो ऑब्जेक्ट वैल्यू का मतलब हो गया उसकी वैल्यू। अब जैसे LT आ रहा है ना ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर और भी वैल्यूज का यूज कर सकते हो, जैसे कि LT की जगह पे GT भी आता है, ठीक है। ऐसी LT GT मतलब लेस देन, ग्रेटर देन। ऐसे ही अगर आप लोगों को क्या करना हो, ऐसे में लेस देन चाहिए, लेस देन इक्वल नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेस देन जो वैल्यू है वो यहां पर आ रही है, लेकिन लेस देन इक्वल चाहिए तो LE यूज करोगे लेस देन इक्वल के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये लेस देन को तो देखेगा बट उसके साथ में इक्वल्स टू भी देखेगा। अब ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल लेना है तो आप GE भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सेम वे में अब जैसे ये हो गया LT GT LE GE, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चार तो आपके नॉर्मल वाले फंक्शन आ गए, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर एक और आता है NE। NE हो जाएगा, इसको पेस्ट कर देती हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेम क्वेरी चलेगी और इसमें आता है NE। NE किसके लिए आता है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो NE आएगा नॉट इक्वल्स टू के लिए। ऐसे ही आप यहां पर एक वैल्यू और ले सकते हो विच इज कॉल्ड EQ। EQ किसके लिए आएगा, इक्वल्स टू के लिए, ठीक है। तो EQ आ गया इक्वल्स के लिए, NE आ गया नॉट इक्वल्स के लिए।
सेम वे में यहां पर आपको एक और रिस्ट्रिक्शन मिलती है which is known as between. बिटवीन जब आप लेते हो तो बिटवीन के अंदर आप लोगों को ना वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू होगी, एक होगी लो वैल्यू और एक होगी ऑब्जेक्ट के अंदर हाई वैल्यू, मतलब आपको एक रेंज देनी होती है। तो ये वैल्यू कौन सी वाली लेता है? बिटवीन की। ठीक है, तो ये बिटवीन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और हमें मिलेगी, ओके 1 सेकेंड, ओके। तो देखिए अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि हमारे पास बिटवीन था, ऐसे ही एक आती है लाइक वाली क्वेरी जो हम एसक्यूएल में चलाते थे। तो लाइक की क्वेरी भी यहाँ पर आपको मिलती है, और ये यहाँ पे क्या करेगी, लाइक कांस्टेंट के लिए वर्क करेगी, मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हो वो कुछ ना कुछ इसके इक्वल टू हो सकता है, अप्रोक्सीमेट भी चलेगा। तो ये आपके पास क्या है, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन क्लासेस है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज रिस्ट्रिक्शंस, या फिर इनको हम रिस्ट्रिक्शंस क्लास के अंदर बोलते हैं, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन क्लास होती है। ऐसे ही यहाँ पे हमारी एक होती है ऑर्डर क्लास। ऑर्डर क्लास में अब नाम से ही पता चल रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो ही मेथड है, एक है ASC जिसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टी नेम बताते हो, ठीक है, कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में जिसको सेट करना है, ठीक है, फॉर असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही B में आप क्या कर सकते हो, DESC यूज कर सकते हो। तो यहां पर भी वही आ जाएगा, स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी देना होगा फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपकी ऑर्डर क्लास आ जाती है। तो इस तरीके से ना हमारी क्लासेस यहाँ पर सेट है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये वाली फाइल भी मैं शेयर कर ही देती हूँ हैंड टू हैंड, बाद में ना टाइम नहीं हो पाता। तो ये आपको मिल जाएंगी इसकी रिस्ट्रिक्शन एंड ऑर्डर क्लासेस। अब इन्हीं चीजों को अपने प्रोग्राम्स में कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे ना, वो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो सबसे पहले app.java ओपन करते हैं। ये मैं अभी कौन सा वाला ले रही हूँ, HQL डेमो वाला ही ले रही हूँ, क्योंकि फिर ना ये रहेगा कि मतलब हमारे को वेब पेज में ज्यादा भी फिर HTML में नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं ना यहाँ पे एक और क्लास भी बना रही हूँ, क्योंकि इसी क्लास में सब कुछ आ रहा था। तो HCQL के लिए मैं अलग से क्लास बना देती हूँ। तो एक क्लास और बनाते हैं, इस क्लास का नाम ले लेते हैं यहाँ पर HCQL डेमो कर देते हैं, ठीक है, और मेन फंक्शन मैं इसमें भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बस क्या करेंगे, HCQL का यूज करके देखेंगे। अब देखो, अगर मुझे HCQL या कुछ भी यूज करना है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए ही होगा, राइट। तो जो काम शुरू का है, पहले इसे आप लेकर यहाँ पे सेट कर, इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टास्क क्या करना है। अब देखो, हमें क्राइटेरिया लैंग्वेज यूज करनी है। अब इसको देख के इतना समझ में आ रहा है कि सिलेक्ट की क्वेरीज के लिए ही हम इसको यूज करने वाले हैं। तो क्राइटेरिया कैसे बनेगा और कैसे चलेगा, इसको हमें यहाँ देखना है। अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट करने हैं, तो मैं एक मेथड बनाती हूँ, पब्लिक वॉइड गेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मुझे अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को गेट करना है, तो ऐसे में आप लोग जो भी क्राइटेरिया लगाना चाहते हो वो क्राइटेरिया लगा सकते हो।
एंड आफ्टर दैट अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्वेरी चला सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड्स गेट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया की हेल्प से कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले क्राइटेरिया क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये भी org.hibernate के अंदर आता है। तो क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट बनाओ, इक्वल्स टू करके सेशन, अच्छा हमने सेशन का ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना था, तो वो बना देते हैं। तो सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ लेंगे sf.open session। अब ले लेते हैं सेशन डॉट, ठीक है। अब अच्छा मैं कैपिटल एस ले लिया था, तो सेशन डॉट करके हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यू को गेट करेंगे। तो फंक्शन क्या आएगा यहाँ पर, सेशन डॉट करके क्रिएट क्राइटेरिया। और जब क्रिएट क्राइटेरिया फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे ना हमें बस करना क्या है, अपनी क्लास का रेफरेंस देना है, जो भी मेरी एंटिटी क्लास है। एंटिटी क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय डॉट, ठीक है, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय डॉट क्लास लिख दोगे, बस इतना करोगे। तो क्राइटेरिया सेट हो गया। अब जो क्रिएट क्राइटेरिया पे ये लाइन दिख रही है ना, ये क्यों दिख रही है, क्योंकि ये डेप्रिकेटेड मेथड है। ये मेथड डेप्रिकेट हो चुका है, कौन से वर्जन में, यहाँ पे बताएगा भी, देखो कॉन्टैक्ट इज डेप्रिकेटेड, अच्छा यहाँ पे ये नहीं बताया। तो बेसिकली ये डेप्रिकेटेड मेथड है, अभी मेरे सिस्टम पे 23 चल रहा है वर्जन ऑफ जेडी के, तो यहाँ पर 23 में ये डेप्रिकेटेड है, मतलब ये प्रीवियस वर्जन्स में अवेलेबल था, अभी के में नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं है कि इसको यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते। तो अब मान लो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराना है, तो सिंपल काम करेंगे, cr.list, इसकी वैल्यू आप लोगों को लिस्ट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप इसको सेव करा लीजिएगा, जैसे मैं इसको एम्प्लॉय कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो और अपनी लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो ये फंक्शन रन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी ही क्लास का पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर ob.getAllRecords फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ यहाँ से, तो अभी मैंने सिर्फ लिस्ट को देखो प्रिंट कराया था, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, सब प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी लूप चला के नहीं कराया, नहीं तो ये ऊपर नीचे भी आ जाता, ठीक से अच्छे से प्रिंट होता, बट राइट नाउ इट इज प्रिंटिंग जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छा दिखाना हो तो आप सिंपल काम कर सकते थे, फॉर ईच लूप लगा देते, ठीक है। और इसके अंदर हमारी लिस्ट की वैल्यू जा रही है और एम्प्लॉय टाइप की आ रही है, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, लिस्ट हमारा वेरिएबल नेम भी है, इसे ले लो और सिस आउट करके ई को प्रिंट कराते जाओ। तो आपकी रिकॉर्ड्स एक साथ में, मतलब लाइन में नहीं आएंगे, कैसे आ जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे, सी। तो इस तरीके से आपके सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को अगर सारे रिकॉर्ड्स गेट करने हैं, सो दिस इज ऑल्सो द वे। ये तो मैंने सिंपल सा क्राइटेरिया भी सेट किया है। अब अगर मान लो जैसे अभी हम पेजिनेशन वाला प्रोग्राम बना रहे थे, वो मुझे क्राइटेरिया के थ्रू करना है, तो वो कैसे हो सकता है, वो भी देखो। पब्लिक वॉइड गेट रिकॉर्ड्स, ठीक है, एक फंक्शन और बना देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, इंट एस इंडेक्स ले लेती हूँ कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन से इंडेक्स से प्रिंट कराना स्टार्ट करना है, और इंट ले लेते हैं टोटल। दो चीजें सेट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, पहले तो क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पे लिया था। तो ये दोनों काम तो होंगे ही होंगे, मतलब जो क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट बनेगा और लिस्ट फंक्शन चलेगा, दोनों काम होंगे यहाँ पर।
बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्राइटेरिया के अंदर ना वैल्यू सेट कर देंगे। अच्छा, हमने सेशन नहीं बनाया, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे ना सेशन को क्लोज भी करना है। तो देखो अब यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे बाय पेज रिकॉर्ड चाहिए, तो ऐसे केस में ना आप क्राइटेरिया को रन करने से पहले क्या करोगे, मतलब cr.list करने से पहले यहाँ पे cr के अंदर सेट कर दो फर्स्ट रिजल्ट की वैल्यू। फर्स्ट रिजल्ट्स में हमने एस इंडेक्स को लगा दिया कि भाई स्टार्ट इंडेक्स जो भी आएगा वहीं से स्टार्ट करना है, और फिर cr.set कर दिया मैक्स रिजल्ट को, उसमें लगा दिया टोटल। अब क्या होगा कि यहां पे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको जो भी वैल्यूज दूंगी, जैसे स्टार्ट इंडेक्स मैंने दिया 4, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिया कि मुझे 5 रिकॉर्ड चाहिए चौथे रिकॉर्ड से। चौथे का मतलब हो जाएगा कि आपका जो एसक्यूएल है, फोर्थ रिकॉर्ड का मतलब हो गया ये जो संजय वाला रिकॉर्ड है, तो यहां से 5 रिकॉर्ड्स निकल के देगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर इस क्वेरी को चला दें तो हमें अकॉर्डिंगली फिर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो बस करना क्या है, इसके रिजल्ट को प्रिंट कराना है। सो लेट जस्ट प्रिंट इट। ओके, अभी मैं अगर रन करूं अपने प्रोग्राम को तो क्या आउटपुट आती है, सी। अब इसने मुझे, अच्छा चौथा रिकॉर्ड मतलब वही 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसने क्या किया, फोर्थ मतलब 105 ले लिया, तो 0 1 2 3 4 5 करके 4 करके। तो यहाँ पे आपके 5 रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और 105 से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, अपना जो टास्क है वो करा देगा। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? एनी डाउट्स हियर? नो मैम, क्लियर है। ओके गुड। तो इजी इजी है चीजें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे ऐसे ही ना, अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शन लगाना है, मतलब वो जो रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे थे वो कैसे लगेंगी। तो अगर मान लो मुझे, अभी तक मेरे पास ना यहाँ पे कोई सैलरी का रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या करें, इसके अंदर फिर सैलरी लगाएं, क्योंकि फिर एंटिटी क्लास नहीं बनानी पड़ेगी, सैलरी का कॉलम बना ही देते हैं चलो फिलहाल के लिए। तो हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा टेबल में, सैलरी एज कुछ भी ऐसा, मतलब जिसके अंदर हम ग्रेटर देन लेस देन भी कर सके। तो सैलरी सबसे सेफ लग रहा है मुझे, सैलरी बनाते हैं और इसको फ्लोट में रख देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, तो सैलरी का कॉलम एक एक्स्ट्रा बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इसे एक बार फिर से रन करते हैं, सैलरी का कॉलम आ गया। अब सबको जरा सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी रैंडम नंबर आएगा, लेट्स जस्ट ऐड इट। अरे ये तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करना है, यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड बन जाएंगे 113 तक, अप्लाई कर देते हैं। ओके, जो लास्ट वाला चला गया था ना, इसी के लिए ये एरर दिखा रहा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो सैलरी का कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हमें बस करना क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जैसे सैलरी आ चुका है, तो हमारे को अपनी एंटिटी क्लास में एक वेरिएबल बढ़ाना पड़ेगा। देखो प्राइवेट क्या बना हमारा, फ्लोट सैलरी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी की कॉलम आ गई, जो इसको आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पर बस इतना सा ही चेंज करना है, क्योंकि बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी, टू स्ट्रिंग एटसेट्रा। एंड यहाँ पे आके बस हमें इतना ही करना होगा कि
वैल्यू के अंदर हमें अपना क्राइटेरिया सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड गेट रिकॉर्ड्स बाय मैक्स सैलरी, बाय सैलरी कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे सैलरी की वैल्यू आएगी मैं उसी से रिलेटेड रिकॉर्ड को रिटर्न करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसी के अंदर ना ऑप्शंस को यूज करके देंगे कि जो हमें रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग चाहिए। बट कुछ भी करना है, सबसे पहले सेशन और इसके साथ साथ क्राइटेरिया दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट और इस वाले की भी जरूरत पड़ी जाती है। तो मैंने ऊपर वाले फंक्शन से ही वैल्यूज को अभी कॉपी पेस्ट किया है। अब इसमें चेंज क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब आप लोग एम्प्लॉय डॉट क्लास के ऊपर क्राइटेरिया सेट करोगे तो यहाँ पे आपको अगर रिस्ट्रिक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे लोगे cr डॉट ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन में जाके आप लोग रिस्ट्रिक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट लोगे तो ये आएगी org.hibernate.criterion में। ठीक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट लोगे रिस्ट्रिक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस करके डॉट लगाना है और फिर इसका फंक्शन यूज करना है। देखो इसके अंदर फंक्शन बहुत सारे हैं, मैंने जो लिखवाया था ना उससे भी ज्यादा मिल जाएंगे, ऑल इक्वल, बिटवीन, इक्वल और इज नल। ठीक है, यहाँ पे एफ के इक्वल, तो आपको फंक्शन काफी सारे मिल जाएंगे इसके अंदर जो ये क्राइटेरिया फंक्शंस हैं आपके। तो इसमें से चूज करना है कि कौन सा वाला फंक्शन चाहिए। इन वाला फंक्शन भी है कि इन में है या नहीं, इज एम्प्टी, नॉट नल, नल। तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैंने आपको बस मेन बताए थे अभी। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे कौन सी वाली क्राइटेरिया लगानी है, जीटी, तो जीटी में देखो आपके पास फंक्शन जो आ रहा है ये आपसे दो वैल्यू लेगा। पहला प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम मतलब किस फील्ड के ऊपर क्राइटेरिया लगाना है। तो मेरी फील्ड का नाम है सैलरी और यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी कि भाई कितनी सैलरी, क्योंकि मैंने जीटी लगाया, जीटी मतलब ग्रेटर देन, मतलब इस सैलरी से जो भी मेरे पास सैलरी इनपुट आया है उस सैलरी से ग्रेटर वाली सारी वैल्यू को दिखाएगा, मतलब उन रिकॉर्ड्स को गेट करेगा जिनकी सैलरी इससे बड़ी है। ओके, तो ये हमारा क्राइटेरिया ऐड हो गया। अब जब क्राइटेरिया ऐड हो गया, आफ्टर दैट आप सिंपल लिस्ट फंक्शन चलाओ और लूप चलाओ तो ये आपकी वैल्यू को गेट करके दे देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर लिया ओबी डॉट गेट रिकॉर्ड्स बाय सैलरी और मैंने यहाँ पे सैलरी दिया कि मुझे 60,000 से ऊपर के रिकॉर्ड्स को चाहिए। तो आप लोग अगर अब इस प्रोग्राम को रन करते हो तो सी मेरे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स विजिबल हो रहे हैं, जैसे देखो 103 नहीं हो रहा और 9, 10, 11, 12, 13, मतलब एक ही रिकॉर्ड था जिसकी सैलरी 60,000 से कम थी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसका थोड़ा वैल्यू और बढ़ा देती हूँ, जैसे कि मैंने 60 की जगह 80 कर दिया और अब प्रोग्राम को रन किया तो सी 80,000 से ऊपर वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वर्क करता है। अब ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ पर जीटी की जगह पे अगर क्या यूज करना होता, जीटी की जगह पे मैं एलटी यूज करती, एलटी मतलब लेस देन। तो ऐसे केसेस में अगर मैं रिकॉर्ड्स देखती तो ये 80,000 से कम वाले रिकॉर्ड्स दिखाएगा जिनकी सैलरी 80,000 से लेस देन है। ठीक है, तो मतलब जिनकी भी सैलरी 80,000 से लेस देन है उनका रिकॉर्ड यहाँ शो हो जाएगा। तो ये जीटीएलटी कैसे लगेगा, इसका टॉपिक क्लियर है। ऐसे ही आपके पास जितनी रिस्ट्रिक्शन है सारी लगा सकते हैं। मैम थोड़ा ये बता दीजिएगा कि क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन क्राइटेरिया था ऐसे तो डिफाइन करेंगे ना, देखो क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, फिर आपकी जो भी एंटिटी क्लास है जिसके ऊपर क्राइटेरिया लगाना चाहते हो उसका नाम दोगे विद डॉट क्लास। ये क्राइटेरिया सेट हो गया बस। ठीक है, पहला तो यहाँ पर हो गया और दूसरा क्राइटेरिया में आप रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हो, लेस देन ग्रेटर देन वाली। तो आपको बस रिस्ट्रिक्शंस डॉट करके LTGT ये चूज करना है, फील्ड का नाम बताना है किस फील्ड के ऊपर क्राइटेरिया चाहिए और क्या वैल्यू लगानी है। मतलब मुझे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्लास बतानी है, फील्ड बतानी है और वैल्यू बतानी है कि क्या लगेगी और उसको रिस्ट्रिक्शन में ऐड करना है। यहाँ पे क्लियर हुआ? ओके ओके मैम, यहाँ पर हम जीटी और एलटी ये यूज करते हैं, मतलब हाँ, जीटी क्राइटेरिया मतलब ग्रेटर देन, एलटी मतलब लेस देन।
ठीक है, ओके ऐसे आ गया। अब ऐसे ही मैंने अभी जो आपको ये वाला फाइल भी शेयर किया था, तो इसके अंदर भी तो मैंने बताया ना, जैसे LT GT LE GE, तो इनमें से कोई भी लगा सकते हो। अगर इसका फुल लिस्ट चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें देखना हो ना कि और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब आप लोग क्राइटेरिया लगाने जाओगे, अब मैं अगर LT को हटा दूं, डॉट लगाती हूँ तो सी यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके। जैसे ऑल इक्वल आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, देखो, अप्लाई एन इक्वल कांस्टेंट टू ईच प्रॉपर्टी इन द की सेट ऑफ अ मैप। ऐसे ही यहाँ पे मैप की वैल्यू देनी पड़ेगी। बिटवीन रेंज को देखेगा, और इक्वल प्रॉपर्टी और वैल्यू को देखाएगा, ठीक है, या तो इक्वल वैल्यू हो या फिर नल है। ऐसे ही यहाँ पे एफ के इक्वल दे रखा है, ठीक है, जो फॉरेन की के ऊपर लगती है वैल्यू, तो ये एफ के वाले सारे फॉरेन की वाले हैं। ऐसे ही देखो आईडी इक्वल दे रखा है कि इक्वल कांस्टेंट है आइडेंटिफायर, मतलब जो आपकी प्राइमरी की है उसके ऊपर। लाइक फंक्शन का ऑप्शन जो आता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ऑप्शन आ रही है, इन ऑप्शन आ रही है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहां से भी देखने को मिल जाएंगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी जो मैंने अभी आपको फाइल शेयर किया है ना, उतना भी इनफ है। हो जाएगा सभी का? यस मैम। यस बेसिकली कहा जाए तो जो रिस्ट्रिक्शन जैसे आपने बताया कि स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेगा और उस डॉट करके उसका ऑब्जेक्ट, फिर प्रॉपर्टी, देन उसके बाद जो भी वैल्यू हम देना चाहें वो दे सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काम करना है। अब अगर अगर मान लो मैं चाहती हूं कि जो आउटपुट आ ही रहा है मेरे पास, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए, ठीक है। ऑर्डर मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। अभी जैसे अभी हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे थे, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ रहे थे, मतलब जैसे कि जो आईडी के अकॉर्डिंग थे। लेकिन मुझे नेम के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सॉर्ट भी करना है, सॉर्टेड रिकॉर्ड्स भी चाहिए। तो आप एक काम और भी कर सकते हो टू सेट द ऑर्डर। व्हाट यू कैन डू, आप यहीं पर इसी क्वेरी के ऊपर एक क्राइटेरिया और लगाओ। CR डॉट क्या करो, ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम क्राइटेरिया नहीं लगा रहे, हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हमें ऑर्डर सेट करना है। तो हम क्या लेंगे, ऐड ऑर्डर फंक्शन। अब ऐड ऑर्डर फंक्शन जब लोगे तो यहाँ पे ऑर्डर क्लास आती है ऐसे ही, ठीक है। तो ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट लेना है, और इसमें देखो दो ही चीजें, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग लेना है तो असेंडिंग ले लो, और यहाँ पर ये बताओ कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मुझे जो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए वो मुझे EMP नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं फील्ड का नाम बता दूंगी, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे दो चीजें लगाई, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई कि मुझे लेस देन 80,000 के रिकॉर्ड चाहिए, और फिर मैंने एक और चीज लगाई, ऑर्डर लगा दिया कि मुझे ये सब रिकॉर्ड्स नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट फंक्शन एज इट इज यूज किया और प्रिंट कराया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं अब सेम फंक्शन को रन करती हूँ, तो सी आप लोगों के पास अब जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सबके सब सॉर्टेड आ रहे हैं। देखो दीपक कुमार पहले आ रहा है, फिर गीता आ रहा है, फिर जे, फिर करण, मनीष, संजय, वरुण, सब नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप जो कमिंग आउटपुट है, जो कमिंग रिजल्ट है, उसका ऑर्डर उस चेंज कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि कैसे आपको रिकॉर्ड गेट करना है। क्लियर है यहां तक सभी को? यस मैम। ओके, देखो अब ऐसे ही ना, अभी तक हमने क्या चीज देखी कि जब भी हम रिकॉर्ड्स गेट करते हैं, कॉलम सारे के सारे रिटर्न हो रहे हैं, है ना। अभी मान लो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से कम है, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। तो हम इसी में एक और चीज भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया पे एक वैल्यू और लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट प्रोजेक्शन। अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन की वैल्यू को लगाया, ठीक है, प्रोजेक्शन को ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। आई थिंक मैंने गलत इनपुट ले लिया, ठीक है। तो प्रोजेक्शंस था, सॉरी माय मिस्टेक। सो प्रोजेक्शंस लेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्शंस डॉट करके इसके अंदर एक प्रॉपर्टी फंक्शन है विच वी विल यूज, और प्रॉपर्टी के अंदर हम ये बताएंगे कि मुझे कौन सी फील्ड रिटर्न करवानी है। मतलब मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपनी फील्ड का नाम दोगे,
जिसको भी आप रिटर्न कराना चाहते हो। तो मान लो मैंने EMP नेम दिया, तो यहाँ पे EMP नेम की वैल्यू ही रिटर्न होगी। अब से चेक करते हैं एक बारी। तो अगर मान लो मैंने अभी रन किया इसे, थोड़ा सा एक्सेप्शन आ रहा है क्योंकि देखो हम गेट एक ही चीज कर रहे हैं। क्योंकि हम एक रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं तो ये उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने लूप चला रखा था ना वहां पर, दैट इज द रीजन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड्स को गेट करते हैं, लिस्ट में तो गेट करेंगे, बट इसको लिस्ट को इस तरीके से यूज करो, ठीक है। और इसे ना मैं अभी लूप में ना रन करा के ऐसे ही प्रिंट करा देते हैं। सी, क्योंकि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में सारा रिकॉर्ड थोड़ी जाएंगे, बाकी तो एम्प्टी रह जाएंगे ना, इसीलिए हमें वहां से नहीं लेना था। तो ये अब उन लोगों के नाम आ रहे हैं जिनकी सैलरीज क्या है, कम है, किससे, 80,000 से। तो मतलब हम प्रोजेक्शन किस लिए सेट करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम गेट करने के लिए। ऑर्डर किस लिए सेट होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। रिस्ट्रिक्शन किसके लिए सेट होती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो विच इज नोन एज HCQL। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मतलब दोनों का आपको? बेसिकली देखा जाए तो डेटा को अरेंज कैसे करना, शो जैसे कैसे आप करना, मान लो अगर करने काफी वेरिएबल